नमस्कार, मैं रविश कुमार। अवसाद पर कभी भी बात की जा सकती है, बल्कि हमेशा ही की जानी चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या मीडिया को, हमें, आपको या समाज को पता है कि किस तरह से बात की जानी चाहिए, कब और किस से बात की जानी चाहिए। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि अवसाद या आत्महत्या का नाम लेते ही मेरे शब्दों के साथ साथ फिल्म अभिनेता की पुरानी फिल्मों के वीडियो और गाने चलने लगेंगे, तो आपको निराशा हाथ लगेगी। ये कार्यक्रम अवसाद और आत्महत्या के विषय को मनोरंजन में बदलने के लिए नहीं है। ये गंभीर मुद्दे हैं। बगैर इस तरह के आकर्षित करने वाले म्यूज़िक या वीडियो के ही देखने की आदत डालें आप भी, और हमें भी आदत डालनी चाहिए। हमने भी सीखा है, सीख रहे हैं। लगातार और लंबी बहस चली राम विश्वनाथन, वृंदा और सुशील महापात्रा से कि अब इस तरह के कार्यक्रम को पहले से संशोधित तरीके से कैसे पेश किया जाए। अमेरिका में 475 बच्चों पर एक रिसर्च हुआ। इन सब की उम्र 14 साल थी कि मानसिक बीमारियों को ये किन शब्दों से या लक्षणों को ये किन भावों से व्यक्त करते हैं। तो ऐसे 250 शब्द सामने आए जिनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। हिंदी, उर्दू या अन्य भाषाओं की जुबान में मुझे ज्ञात नहीं है। एंकर सभी विषयों का ज्ञाता तो होता नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि क्या हमने ऐसी कोई सूची बनाई है कि ऐसे 200, 300 शब्दों या वाक्यों का या मुहावरों का इस्तेमाल नहीं करना है। सभी 250 शब्दों को पढ़ना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ हैं: वियर्ड, क्रेजी, मेंटल, डिसेबल्ड, थिक्को, फ्रीक, एबनॉर्मल, नट्स, स्पास्टिक, डिस्टर्ब, साइको, ऑड, रिटार्ड, इनसेन, लूनी, अनप्रिडिक्टेबल, स्किज़ोफ्रेनिया, डिमेंटेड, सैड, ब्रेन डेड, साइकेट्रिक, डम्ब, डिस्टर्ब, स्केरी, डिप्रेस्ड, डिफरेंट, इल। रिसर्च में पाया गया है कि बच्चे मानसिक रोग को इन शब्दों के जरिए पहचानते हैं, मगर जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो इस रोग को स्टिग्मेटाइज यानी कलंकित, लांछित करता है। बीमारी को पहचानने की जगह बीमार को ही दोषी मानने लगता है या उसका मजाक उड़ाने लगता है। आपको हैरानी होगी कि बच्चों को ये शब्द फिल्मों, टेलीविज़न और अखबारों से मिले हैं। ये उनके लिए पहला सोर्स है। दूसरा सोर्स है दोस्त और समाज। टेड टॉक पर एक लेक्चर में मशहूर मनोचिकित्सक हेलेन एम फेरेल के अनुसार डिप्रेशन का मरीज मदद मांगने में 10 साल लगा देता है। तब तक वह स्वीकार ही नहीं कर पाता है कि मरीज है। अगर हम स्टिग्मा बनाएंगे, गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो मरीज का ही नुकसान करेंगे, चाहे हमारी नीयत सही क्यों ना हो। क्या हिंदी में मानसिक रोग को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त शब्द हैं, शब्दावलियां हैं? क्या हम जानते हैं कि कितने तरह के रोग होते हैं, उनके अलग अलग नाम क्या होते हैं? क्या हमें पता है कि किन शब्दों का कब इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कोई डरे नहीं, जिससे किसी में ये भाव ना आए कि किस तरह से अपनी बात कहें कि मानसिक रूप से परेशान है, कहीं वो इन शब्दों के जरिए उसे समझ ना ले जिन शब्दों से समाज उसे लांछित करता है, इस बीमारी को स्टिग्मेटाइज करता है। क्या पता हम जिन लोगों के बारे में सोच रहे हों उन्हें भी इसके इलाज की ज़रूरत हो। जो डिप्रेशन से हैं या मनोरोग से जो लोग पीड़ित हैं, उनके साथ हमें शब्दों का बहुत ही सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि हम कई बार ऐसा देखते हैं, पढ़ते हैं, लोगों से हम सुनते हैं कि वे कहते हैं कि एक व्यक्ति ने आत्महत्या इसलिए कर ली क्योंकि वह डिप्रेशन का रोगी था, या एक व्यक्ति ने आत्महत्या इसलिए कर ली क्योंकि वो फोबिया का पेशेंट था, एक व्यक्ति ने आत्महत्या इसलिए कर ली क्योंकि वो कैंसर का रोगी था। जब ये बात एक आम व्यक्ति सुनता है तो उसका उन शब्दों का उस पर एक अलग असर होता है, और जब यही बातें एक रोगी व्यक्ति सुनता है तो उन शब्दों का उस पर अलग असर होता है। अगर आपने एक रोगी के सामने ये वर्ड्स कहे कि डिप्रेशन की वजह से उसने आत्महत्या की, और वो दवाई लेता था फिर भी बेचारा वो उसने आत्महत्या कर ली, तो ये जो शब्द हैं
ये उस रोगी को मृत्यु का एक मार्ग सुझाते हैं। वो व्यक्ति के अंदर, चाहे इन दोनों को पता नहीं हो, मतलब मनोरोगी को भी पता नहीं हो, डिप्रेशन वाले रोगी को पता नहीं हो, और जो कह रहा है उसको पता नहीं हो, लेकिन मार्ग दिखा दिया गया है शब्दों के माध्यम से। तो जब हम ऐसा कहते हैं दोस्तों, तो उनके लिए हम एक मार्ग प्रशस्त कर देते हैं बेचारों के लिए, गलत रास्ता, कि हाँ अगर डिप्रेशन है तो आप लोग आत्महत्या कर सकते हो दुर्भाग्य से। तो हमें ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। क्या हमारे पास मानसिक रोग को व्यक्त करने के लिए, लिखने के लिए या कहने के लिए उचित शब्द हैं, या फिर हम उन्हीं शब्दों और मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे कोई कहने वाला संकुचित हो जाता है, संकोच में आ जाता है और कह नहीं पाता। वो लोगों की चिंता करने लगता है जबकि उसे अपनी चिंता करनी चाहिए। ये भी ध्यान देने की बात है कि हम इस बीमारी का भाव किसी से प्रकट करते समय, किसी से स्वीकार करते समय लोगों की ज़्यादा सोचते हैं। ये ध्यान में रखना चाहिए कि शायद जिनके बारे में हम सोचते हैं उन्हें भी इलाज की ज़रूरत हो सकती है। स्किज़ोफ्रीनिया, पोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, डिमेंशिया, एंजाइटी, अल्जाइमर, फ्रीक्वेंट मेंटल डिस्ट्रेस, इंसोम्निया, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, पैनिक अटैक, क्लेप्टोमीनिया, स्ट्रेस, रेज यानी गुस्सा जिसकी गिरफ्त में आकर आप किसी की जान तक ले सकते हैं। उम्र के हिसाब से बीमारियों का फर्क आता रहता है। बच्चों में इसके अलग रूप होते हैं, वृद्धों में अलग। स्किज़ोफ्रीनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर को गंभीर मनोरोग माना जाता है। अनुमान है कि भारत में इसके 1 से 2 करोड़ रोगी हैं। जो सामान्य मनोरोग हैं उनके 5 करोड़ लोग शिकार हैं। अवसाद के कारणों को जाने बगैर, या अवसाद था या नहीं इसके बिना भी लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगते हैं कि सफलता के कारण अकेला हो गया, कामयाबी ने उसे अपनों और अपने पुराने दोस्तों से दूर कर दिया, इसलिए अगर वो अपने पुराने दोस्तों के बीच उठता बैठता या अपनी बात कहता, एक कप चाय पी लेता तो शायद ये नौबत नहीं आती। क्या ये बात मेडिकली सही है, चिकित्सीय धारणाओं के हिसाब से, शोध के हिसाब से सही है? अंतिम रूप से मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन सहज बुद्धि से ये प्रश्न उठता है कि जिन दोस्तों की बात कर रहे हैं, कि जो पुराने दोस्त हैं, क्या वो सक्षम हैं कि ऐसे अवसाद के लक्षणों को पहचान जाएं और दोस्त को एक तरह से कुशन दें, सहारा दें कि चलो हम इलाज कराते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, तुम ठीक हो जाओगे? क्या हमारे पुराने यार दोस्त या सगे संबंधी या दफ्तरों के सहयोगी सक्षम हैं इसमें? उनके पास वो शब्दावली या लक्षणों को समझने की भावना है? मुझे लगता है नहीं है। इसलिए तुरंत ये निष्कर्ष निकाल देना कि सफल था, अकेला हो गया था, ये वजह हो सकती है, ठीक बात नहीं है। जो सफल नहीं होते हैं, जिनके पास बहुत सारे लोग होते हैं, जो दोस्तों में उठता बैठता है, हंसता बोलता नजर आता है, वो भी एक दिन पहले तक किसी को अंदाज़ा नहीं होता घर में या दोस्तों के बीच कि वो एक गहरे अवसाद से गुजर रहा है, इतना कि अपनी जिंदगी खत्म करने की सोच रहा होगा। ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग करने या फिर प्रोग्राम करने के लिए कुछ गाइडलाइन होनी चाहिए, वो हैं, और उनमें जो मुख्य बातें हैं वो अभी रखना बहुत ज़रूरी है। 1974 में फिलिप्स डीपी ने पहली बार अध्ययन कर देखा था कि सनसनीखेज रिपोर्टिंग से आत्महत्या की घटनाएं बढ़ जाती हैं। जिस महीने में आत्महत्या की खबरों को अमेरिकी प्रेस ने पहले पन्ने पर जगह दी, उस महीने में आत्महत्याएं बढ़ गईं। इसलिए उन्होंने इसे वर्टर इफेक्ट का नाम दिया। 1774 में जे वुल्फगैंग गाटे ने अपने उपन्यास में इसका जिक्र किया था। वर्टर एक नौजवान का नाम था जिसे प्यार हो जाता है, शादी नहीं हो सकती थी, तो उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। इस उपन्यास के प्रकाशित होने के बाद यूरोप में आत्महत्याएं बढ़ गई थी। कई लोगों ने वर्टर के तरीकों की नकल की और खुद को खत्म कर लिया। कई जगहों पर आत्महत्या की जगह से यह किताब भी मिली, बाद में इसे बैन कर दिया गया।
अब इस तरह के कई अध्ययन हैं जो बताते हैं कि किसी की आत्महत्या की रिपोर्टिंग के बाद मीडिया में जब कवरेज बढ़ जाता है तो आत्महत्याएं बढ़ जाती हैं। 2018 में कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल में कई शोधकर्ताओं ने मिलकर एक पेपर लिखा जिसका नाम था सुसाइड कंटेजियन। जब मीडिया या मनोरंजन के क्षेत्र में, टीवी सीरियल समझिए या फिल्में समझिए, वहां पर आत्महत्या की घटनाओं को सनसनीखेज तरीके से पेश किया जाता है तो इसका असर होता है, समाज में आत्महत्याएं बढ़ने लगती हैं। इस रिसर्च पेपर के अनुसार शोधकर्ताओं के समूह ने 2011 से 2014 के बीच 13 पब्लिकेशन यानी अखबारों में छपी 17,000 रिपोर्ट का अध्ययन किया था जिनमें आत्महत्या का जिक्र था। 6,367 ऐसे लेख थे जिनमें आत्महत्या को लेकर प्रमुखता से चर्चा की गई थी। इस दौरान टोरंटो में 950 लोगों ने आत्महत्या की थी। शोधकर्ताओं ने देखा कि सेलिब्रिटी की आत्महत्या का कवरेज किया गया है, हेडलाइन में आत्महत्या के तरीके का डिटेल है, इन सब का असर पड़ता है। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि 2014 में रॉबिन विलियम की आत्महत्या के व्यापक मीडिया कवरेज के अगले 4 महीने में पूरे अमेरिका में आत्महत्या की दरों में 10% की वृद्धि हो गई थी। रॉबिन विलियम मशहूर फिल्म अभिनेता और कॉमेडियन थे। उनकी आत्महत्या के बाद उनकी ही उम्र के युवाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। यह रिसर्च पेपर टाइम पत्रिका में छपा था और इस पत्रिका में एंड्रयू सीमन का बयान छपा है जो सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के एथिक्स कमेटी के प्रमुख थे और स्वास्थ्य मामलों की रिपोर्टिंग में उनका अनुभव था। एंड्रयू सीमन ने कहा था कि मेरी क्या जिम्मेदारी है और यह कहां आकर रुक जाती है? क्या मुझे बताना चाहिए कि आत्महत्या किस तरीके से की गई? क्या मुझे डिटेल देना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि डिटेल देना चाहिए। इस अध्ययन का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर मार्क सेन्योर ने कहा कि पत्रकारों को आत्महत्या की खबरों को मनोरंजन में नहीं बदलना चाहिए। ये पूरी तरह से एक हेल्थ स्टोरी है। आत्महत्या उन स्थितियों से उपजती है, उसकी प्रवृत्ति जिसका पूरी तरह से इलाज किया जा सकता है होता है, बल्कि कई सारे लोग जिनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति होती है, जागती है, वो ठीक कर दिए जाते हैं और उन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने जीवन में आगे निकल जाते हैं जिन परिस्थितियों के कारण कभी वो हताश हुए और लगा कि अब जिंदगी के सारे दरवाजे बंद हो गए। अब आप समझिए कि रविवार को जब खबर आई कि फिल्म अभिनेता ने खुदकुशी की है तो मीडिया ने उसे किस तरह से पेश किया। अगर आपने उन खबरों में, उन चर्चाओं में अभिनेता की पुरानी फिल्मों के गाने देखे, डांस करते हुए देखे, हंसते गाते देखे या किसी भी तरीके से उसकी तस्वीरें देखी तो समझिए कि आपने वही देखा जो नहीं देखने के लिए डॉक्टर मार्क सेन्योर ने ये रिसर्च पेपर लिखा था और मीडिया को वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन मीडिया ने वही किया। बल्कि इस तरह के हेडलाइन लगाए गए जिसे लेकर जो लोग इन बातों को समझते हैं वो अचंभित थे, हालांकि उन्हें अचंभित नहीं होना चाहिए था। इस मीडिया से यही हो सकता है, यही इसकी क्षमता है, इससे आप उम्मीद करते हैं, ये आपकी मूर्खता है। जाहिर है इस रिसर्च पेपर में एक और शोधकर्ता ने बात को आगे बढ़ाते हुए लिखा है कि पत्रकारों को बताना ही नहीं चाहिए कि मृत्यु कैसे हुई, ना ही अटकलें लगानी चाहिए। आत्महत्या का सारा विवरण देने से आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी एक गाइडलाइन बनाई है सितंबर 2019 में। ये गाइडलाइन विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन पर आधारित है। अखबार या चैनल आत्महत्या की खबरों को प्रमुखता से ना छापे या दिखाएं, बार बार दोहराए नहीं, सनसनीखेज बनाने वाली भाषा का इस्तेमाल ना हो, हेडलाइन को चटकदार ना बनाया जाए, लोकेशन के बारे में डिटेल ना दी जाए, फोटो या वीडियो का इस्तेमाल ना हो। आत्महत्या की रिपोर्टिंग करते वक्त क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इसकी समझ के साथ ही हम तय कर पाएंगे कि ऐसी रिपोर्टिंग के वक्त टीवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए।
एक दर्शक के तौर पर आपको तय करना है कि आप एक अभिनेता की आत्महत्या की खबर देख रहे थे या उस खबर के बहाने स्क्रीन पर कई सारे विंडो देख रहे थे, जिनमें एक विंडो में कोई मेकअप कर रही थी मोहतरमा, एक विंडो में कोई गाना का दृश्य चल रहा था, एक विंडो में उसकी फिल्मों के दृश्य चल रहे थे। अगर आपने इस तरह से देखा है तो इस दुखद खबर को आप भी मनोरंजन में बदलने में शामिल रहे। मीडिया ने तो बदला ही, लेकिन आपने उसे मनोरंजन के प्रोडक्ट के रूप में उसको कंज्यूम किया, उसके उपभोक्ता बने। चंद नज़र आप उन सुर्खियों पर भी डाल लीजिए ताकि आपको याद आ जाए कि क्या क्या नहीं देखना चाहिए था। तो इस तरह की सुर्खियां लगाई गईं। ऐसे कैसे हिट विकेट हो गए सुशांत, अपने बेडरूम में हरे रंग के कपड़े से बनाया फंदा, पटना का सुशांत मुंबई में फेल क्यों, स्क्रीन पर रोल मॉडल असल जिंदगी में कमज़ोर, भावनात्मक इम्यूनिटी कमज़ोर थी। इन सुर्खियों से पता चलता है कि जो नहीं करना चाहिए था वही किया गया। हमने स्टिग्मेटाइज किया, उसे कमज़ोरी से जोड़ा, उसकी कई तरह की असफलताओं से जोड़ दिया। जो नहीं करना चाहिए था, कलंकित या लांछित नहीं करना चाहिए था। ये गलती या इससे मिलती जुलती गलती सभी ने की होगी। आलोचनाओं से चैनलों को फर्क नहीं पड़ता है, ये सिद्ध बात है, लेकिन हम सभी को एक बार, हम सभी को समीक्षा की ज़रूरत है कि अभी तक जिस तरह से आत्महत्या की खबरों को कर रहे थे उसमें हम क्या बदलाव ला सकते हैं। रविवार का दिन वैसे भी टीआरपी के बाज़ार में थोड़ा कमज़ोर दिन होता है। हो सकता है कि टीवी चैनलों को एक मौका लगा हो, बल्कि हुआ ही होगा। वैसे किसी और दिन भी होता तो टीवी चैनल आपकी नौकरी, स्वास्थ्य, इन सब की समस्याओं को छोड़कर वही बड़ा करके दिखा रहे होते। तो इसलिए इसमें दिन को भी दोषी देने की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि इसे लेकर सिर्फ मीडिया के भीतर ही नहीं, दर्शक समाज जो मीडिया से जुड़ा है उसमें भी एक समझ बनाने की ज़रूरत है, ताकि आपको पता चले कि टीवी देखते समय आपको किस तरह से देखना चाहिए। मैं देश के 3 राष्ट्रीय चैनलों के कवरेज जो हैं उसकी सिर्फ हेडलाइन आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक चैनल लिखता है ऐसे कैसे हिट विकेट हो गए सुशांत, दूसरा चैनल लिखता है सांसों की डोर काई पोचे हो गई, और तीसरा चैनल सुशांत सिंह की मौत के पीछे के 7 सवाल के तहत एक सवाल करता है कि पटना का सुशांत मुंबई में फेल क्यों। ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें सेलिब्रिटी की मौत को बेशर्मी के साथ एक तमाशे की शक्ल देने का काम किया गया। इसके पहले छोटे पर्दे की स्टार रही बालिका बधू की आनंदी नाम से मशहूर प्रत्यूषा बनर्जी की खुदकुशी का मामला सामने आया था, जिस पर अभी भी छानबीन जारी है। उसमें प्रत्यूषा बनर्जी की पूरी निजी ज़िंदगी पर फोकस करके इन चैनलों ने, इन कारोबारी मीडिया ने कवरेज दी। जिया खान की खुदकुशी का मामला सामने आया, जो कि निशब्द और गजनी जैसे फिल्म से काफ़ी लोकप्रिय हुई, उभरती हुई सिने स्टार। उनकी मौत को सिर्फ इस चीज़ पर लाकर टिका दिया गया कि वो किनके साथ डेटिंग किया करती थी। इसके साथ ही एक मौत जो कि जिनके कवरेज को लेकर हमें अभी भी शर्म आती है जब मैं उनकी क्लिप्स को, उनको वीडियो को देखता हूँ। श्रीदेवी की मौत को लेकर यह खबर आई कि बाथटब में घुटन से उनकी मौत हुई, सांस के रुक जाने से मौत हुई, और देश का एक राष्ट्रीय चैनल उसने बाकायदा न्यूज़ रूम में एक बाथटब रखा और उसकी एंकर उसमें उतरे और वहाँ से एंकरिंग की और पूरे एक एक करके उसे एक मेलोड्रामा की शक्ल में देने का काम किया। अब आते हैं भारत पर। 2015-16 में एक नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ था, जिस पर हमने प्राइम टाइम भी किया था। भारत की आबादी का 10% किसी ना किसी प्रकार के मानसिक रोग से ग्रसित है। 80% ऐसे लोग इलाज तक पहुंच भी नहीं पाते। कितना अंधेरा है, हमें कितनी दूरी तय करनी है, ये समझने की ज़रूरत है। भारत में हर साल 1 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। कोविड-19 के बाद आर्थिक तंगी के कारण या सैलरी कम हो जाने के कारण, धंधा बंद हो जाने के कारण
कर्ज बढ़ जाने के कारण कई तरह के मानसिक विकार, बेचैनियां, परेशानियां आई ही होगी, दुनिया भर में आई है, लेकिन भारत में इसकी बात नहीं हो रही है। समाज के कमज़ोर तबके में भी आई है और जो समृद्ध तबका है और दोनों के बीच का जो मिडिल क्लास है वो भी मानसिक रूप से किसी ना किसी तरीके से परेशान है। सिर्फ वो उसे मानसिक रोग नहीं समझता है, सिर्फ वो इस लायक नहीं समझता कि किसी काउंसलर या डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज कराया जाना चाहिए, जो कि बहुत आराम से हो जाता है। मेंटल हेल्थ केयर बिल जो नया कानून है, कुछ वर्ष 3-4 साल पहले आया, इसमें आत्महत्या को अपराध नहीं माना गया है। ये अंग्रेज़ी कानून की देन थी कि हम आत्महत्या को अपराध से जोड़ते थे। ये इसलिए हटाया गया है ताकि कानून भी इसकी पुष्टि करे कि ये अपराध नहीं है। कोई मानसिक अवसाद हुआ होगा, किसी प्रकार की ऐसी बेचैनियाँ जिसको वो कह नहीं सका, जिसके आसपास के लोग समझ नहीं सके, वो उसके कारण वो उस दिशा में बढ़ गया होगा। ये इसका इलाज किया जा सकता है। राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जितनी आत्महत्याएं होती हैं उनमें 30% आत्महत्याएं पारिवारिक कलह के कारण होती हैं। इसका मतलब कि हम आत्महत्या होने पर परिवारों का महिमा मंडन शुरू कर देते हैं। एकल जीवन है, एकल परिवार में रहते हैं, संयुक्त परिवार में डिप्रेशन टैकल हो जाता था, उसका समाधान हो जाता था, बल्कि उन परिवारों में इतने प्रकार के डिप्रेशन पैदा कर दिए जाते हैं चाचा फूफा और भैया भाभी के द्वारा या देवर के द्वारा भाभी को मिलके, कि वो बेहिसाब हो जाते हैं। तो हमारे परिवार, सबसे पहले ये बात लिख के पर्स में रख लीजिए, किसी भी प्रकार से कोई आदर्श स्थिति नहीं है। वहाँ भी कई प्रकार की बीमारियाँ पैदा की जाती हैं। बहुत सारी औरतें आपको इस देश में बता देंगी और पुरुष भी बता देंगे, वो भी शिकार हैं कि उन्हें भी कोई नहीं सुनता। इसी तरह से बहुत सारे पुराने दोस्त या दोस्तों का समूह भी अवसाद का कारण बनता है। फिल्म अभिनेता की आत्महत्या की खबरों के बाद कई लोग फेसबुक पे शेयर करने लगे, पुराने दोस्तों के साथ मिला जुला करो, मगर यही दोस्तों का समूह मिलकर बुली करते हैं, एक दूसरे को तंग करते हैं, जिसमें कोई आदमी कमज़ोर पड़ जाता है, उसका सामना नहीं कर पाता। तो ज़रूरत है कि परिवार और दोस्तों को भी समझाया जाए कि आप भी मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं, तभी आप दूसरे के साथ इस प्रकार कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि इस तरह की घटना को पहले से बेहतर कैसे किया जाए कवर, तो ये पता चला कि जब भी आत्महत्या की खबर को हम कवर करें तो ये आदर्श स्थिति ये है कि ज़रूर बताएं कि मानसिक परेशानी की स्थिति में किसी को कहाँ जाना चाहिए। फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर भी बताइए। ये मुझे पता नहीं था, तो आज हम आपको बता रहे हैं कि पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा में मानसिक तनाव की स्थिति में मदद करने के लिए एक हेल्पलाइन है जिसका नंबर है 104। दिल्ली में आप संजीवनी का नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं 011, और फ़ोन नंबर है 40769002। बीएमसी यानी मुंबई में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसकी एक हेल्पलाइन है जिसका नंबर है 24131212, 24131212। कितना आसान नंबर है। भारत में स्वास्थ्य बजट ही बहुत कम है, उसमें मेंटल हेल्थ का जो बजट है वो नगण्य के बराबर है, तो उसका क्या रोना रोया जाए। तो आप जान सकते हैं कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी कम बेड हैं। 1 लाख की आबादी पर 2 से भी कम बेड हैं। अमेरिका में 30 से अधिक बेड हैं, फ्रांस में 125, मलेशिया में 24, चीन में 24 बेड हैं। हाल बहुत बुरा है। कोविड-19 के दौर में भी इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी के अनुसार 20% मामले बढ़ गए हैं मानसिक शिकायतों के। कोविड-19 की बुलेटिन जो आती है उनमें मेंटल हेल्थ का जिक्र ही नहीं होता। कम से कम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुलेटिन जिसे हम रोज़ देखते हैं उसमें तो नहीं होता, मगर केरल में होता है। केरल की डेली रिपोर्ट में यह बात बताई जाती है कि कितने लोगों को मेंटल हेल्थ सपोर्ट दिया गया है,
जैसे लोगों को मनोवैज्ञानिक सपोर्ट देने के लिए 1143 कर्मचारी काम कर रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर या आइसोलेशन में रह रहे 4 लाख से अधिक लोगों को मनोवैज्ञानिक सपोर्ट दिया गया। मानसिक रूप से बीमार लोगों को फ़ोन के ज़रिए काउंसलिंग दी गई। कोविड-19 से जुड़े काम में जो लोग लगे हैं उन्हें भी काउंसलिंग दी गई। 10 लाख से अधिक फ़ोन कॉल किए गए। 12 जून के न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार केरल में लॉकडाउन शुरू होने से लेकर 10 मई तक 31,000 के करीब लोगों को अपने तनाव दूर करने के लिए सरकारी काउंसलिंग की मदद लेनी पड़ी। मदद मांगने वालों में एर्नाकुलम, कोझिकोड जिले से काफ़ी अधिक लोग थे। डॉक्टर विनय कुमार हमारे साथ है, मनोचिकित्सक हैं, इस पर बात करने के लिए। डॉक्टर विनय, आप पटना में हैं और आपसे बात करने की वजह ख़ास ये है कि अक्सर हम या तो कम बातचीत करते हैं ऐसे विषय पर, और जब भी करते हैं तो दिल्ली या बेंगलुरु इस महानगरों के मनोचिकित्सक से बात करते हैं। आप पटना में बैठे हुए हैं और हम जानना चाहते हैं कि इस वक्त कोविड के दौर में किस तरह के मानसिक रोगों को आप देख रहे हैं? क्या उनकी संख्या ज़्यादा दिख रही है? उन प्रदेशों में जहां इसकी जागरूकता कम है, उस लिहाज से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या स्थिति है इस वक्त समाज में? निश्चित रूप से बिहार में केसेस कम अभी भले दिख रहे हैं, लेकिन जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी और एक अनिश्चितता और भय का वातावरण पूरे बिहार को जकड़ रखा था। उसका प्रभाव ये पड़ा कि शुरू में 10-15 दिन तो लोग सदमे में रहे, चुपचाप सब घर में बैठे थे। पुराने मरीज भी बाहर इलाज के लिए नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन जैसे अप्रैल शुरू हुआ, हम लोगों के फ़ोन कॉल्स बहुत सारे आने लगे, बहुत सारे ईमेल्स आने लगे और नए केसेस जितने आए, मैं महसूस करता हूँ उनमें से काफ़ी कोविड-19 की वजह से आए और उसमें एंजाइटी के पेशेंट, चिंता रोग के, डिप्रेशन के और कुछ साइकोसिस के कि कोरोना को आकर मेरे घर में छोड़ गया है, इस तरह का वहम। तो ये इस तरह के मरीजों की तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो मैं अगर मैं एक दिन में 100 मरीज देख रहा हूँ तो मेरे पास उस समय 10 मरीज आ रहे थे। तो 10 में से अगर 4-5 मरीज कोविड से जुड़े आपके पास आ रहे हो या आपके संपर्क कर रहे हो, तो ये तो मानना पड़ेगा कि इस महामारी ने मानसिक रूप से बिहार के लोगों को भी उतना ही परेशान किया है जितना दिल्ली या बंबई के लोगों को। डॉक्टर विनय, आप बता सकते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं और क्या आप तक पहुंचने से उन्हें राहत मिलती है? क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग उस एंग्जाइटी में हों, उनको पैनिक अटैक आता हो, लेकिन वो एंग्जाइटी का, बेचैनी का मतलब नहीं समझते होंगे। उन्हें लगता होगा या उनके आसपास के लोगों को लगता होगा कि ये तो सामान्य दिनों में इसकी आदत है बात बात में घबरा जाने की। तो वो कैसे पहचाने और क्या वो आपके पास आने के बाद या मनोचिकित्सक के पास आने के बाद वो राहत महसूस करने लगता है? जी, मैं आपके साथ इसके साथ साथ मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आप जानते हैं, मैं इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी था अभी जनवरी तक, और हम लोगों ने जैसे ही ये आना शुरू हुआ, हम लोगों ने एक सर्वे किया, पूरे कंट्री वाइड सर्वे किया, सारे मनोचिकित्सकों ने हेल्प किया उसमें, और करीब बहुत अप्रैल महीने में हम लोगों ने 2000 लोगों का सर्वे, 2000 लोगों ने रिस्पांस दिया हम लोगों को, और जब एनालिसिस हमने किया तो हमने ये देखा कि 38% लोग एंजाइटी डिसऑर्डर के मरीज थे, यानी चिंता रोग से ग्रसित थे। 10% जिन लोगों ने रिपोर्ट किया उन लोगों को 10% अवसाद से ग्रस्त पाए गए, यानी 40% से अधिक लोग चिंता या अवसाद, एंजाइटी या डिप्रेशन के शिकार पाए गए, और लगभग 75% लोग मानसिक रूप से परेशान लगे, यानी इतना स्ट्रेस उनके जीवन में था कि वो परेशान थे उससे और वो महसूस कर रहे थे कि हमें परेशानी में फंस गए हैं। तो ये तो एक स्टडी की बात है। मैं आता हूँ अब अभी जो एंजाइटी, किस तरह की एंजाइटी ज़्यादा हो रही है, इसमें जो सबसे बड़ी जो एंजाइटी होती है, जो केसेज आते रहे या कैसे लोग पहचाने, उसमें एक सबसे कॉमन है पैनिक डिसऑर्डर। क्योंकि एक तरह की अनिश्चितता, इलाज की अनिश्चितता, दवा नहीं होने की अनिश्चितता, रोग कब तक टिकेगा, रोग कब तक चलेगा, इसकी अनिश्चितता,
और इसके साथ साथ एक भय कि अगर मुझे होगा तो मरने वालों में मैं भी शामिल हो सकता हूँ, ये डर लाख समझाने के बावजूद, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो व्यक्ति का होता है उसको पूरी तरह से असंतुलित कर देता है। ऐसे इस तरह के तनाव कर देते हैं। यही अभी हो रहा है। उसके जो सबसे जो कॉमन लक्षण आ रहा है वो आ रहा है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर में होता ये है कि आप ठीक ठाक काम कर रहे हैं, अचानक आपकी धड़कन बढ़ेगी, मुंह सूखने लगेगा, आपको लगेगा कि बहुत बुरा घटित होने वाला है, पूरी दुनिया कुछ आपके साथ ऐसा होने वाला है कि बहुत बुरा होगा और आप शायद मर सकते हैं। आपको बाथरूम जाने का मन करेगा, बहुत घबराहट होगी, अच्छा नहीं लगेगा और आपको लगेगा काश कोई मेरे पास होता। ये जो फीलिंग होती है इसको कहते हैं पैनिक डिसऑर्डर और ये बहुत कॉमन है और ये हो रहा है। तो ज़्यादा लोग जो हैं वो इसके शिकार हो रहे हैं। ऐसा जब हो तो वो अगर संपर्क करते हैं, मैं तो मौखिक रूप से ही जो फ़ोन के माध्यम से, फ़ेसबुक के माध्यम से और कई कई हज़ार लोगों से संपर्क करने का मौका मिला, बहुत सारे फ़ेसबुक लाइव से। मैं लोगों को बताता रहा हूँ कि अगर ऐसा लगे, पहला काम करें कि आप 1 गिलास ठंडा पानी पी लें। उसके बाद भी अगर नहीं लगे तो आप कहीं से बर्फ का जुगाड़ कर सकें या ठंडा पानी से अपने चेहरे को बार-बार थोड़ी देर धोएं और किसी व्यक्ति के पास जाकर बैठें। लेकिन इसके साथ-साथ एक सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, वो ये है कि पैनिक डिसऑर्डर जो होता है, वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, यानी उसकी मियाद सिर्फ कुछ मिनटों की होती है। अगर आप ध्यान से बैठ गए और लंबी-लंबी सांस केवल कुछ नहीं, कोई योग, कोई प्राणायाम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बस बैठ के लंबी सांस खींचे और छोड़ें। थोड़ी देर तक श्वास पे ध्यान केंद्रित करें, 10 मिनट के अंदर, अधिक से अधिक 10 मिनट के अंदर वो पैनिक खत्म हो जाएगा। दूसरा जो सबसे कॉमन एंजाइटी का प्रॉब्लम हो रहा है, वो हो रहा है फोबिया का, यानी डर। लोगों को हर चीज से डर लग रहा है। छूने से डर लग रहा है, लोगों से मिलने से डर लग रहा है, कोई अनजान आदमी कहीं चला है उससे डर लग रहा है। तो ये डर वाला जो कंपोनेंट है, एक xenोफोबिया, अनजान आदमी से डर। कोई गांव में नया आदमी आ गया तो सब लोग घबरा जाते हैं। उसको लोगों ने कई जगह तो लोगों ने मारपीट भी की है, हमारे मरीजों ने रिपोर्ट की है। तो ये स्थिति है, तो एक फोबिया। इसके साथ साथ तीसरा जो एक एंजाइटी का कंपोनेंट है, वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपके मन के खिलाफ कोई विचार आपके भीतर घुसता है और वो आपको परेशान करता है, इस हद तक परेशान करता है कि आप उसको मिटाने के लिए उसका ठीक उल्टा करते हैं। कोविड-19 में हुआ ये है कि बार-बार हाथ धोने की सलाह दी गई और इसकी वजह से लोगों के मन में ये बात आई, सामान्य लोगों के मन में ये बात आ गई है कि बार-बार हाथ नहीं धोएंगे तो मुझे बीमारी हो जाएगी। और जो लोग घर में बैठे हैं, बैठे-बैठे उठते हैं, जाकर हाथ धो लेते हैं। आप घर में बैठे हैं, आपने कोई चीज़ नहीं छुई है, तो आपके हाथ पर तो कोई इन्फेक्शन लगने वाला नहीं है। लेकिन ये जो वातावरण बना है, जितनी चर्चाएँ हो रही हैं, जितने फ़ोन कॉल्स हो रहे हैं, जितना क्रिएट किया गया है वातावरण इस तरह का, अवेयरनेस का, उसका असर हो रहा है कि कुछ लोग जो थोड़े से एंजाइटी प्रोन हैं, वो बार-बार उठ के हाथ धोने लग जा रहे हैं और लगता है कोई किसी तरह से धो दें। सफाई इस तरह से कर रहे हैं, इतना सैनिटाइजर लगा रहे हैं कि लोगों के हाथ में एक तरह से एक्सफोलिएशन हो गया है, त्वचा छिलने लग गई है। तो ये एक स्थिति हो गई है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के केसेस। डॉक्टर विनय, मेरा एक और सवाल है कि अक्सर ऐसे तनाव के वक्त में हम कहने लगते हैं कि पुराने दोस्तों को याद कर लो, उनके साथ उठा बैठा करो, और इसमें यह भी भाव होगा कि बड़े कामयाब समझते थे, हम ही लोग काम आएंगे, और परिवार के साथ बैठा करो। तो कई बार बुली तो फैमिली और दोस्तों से ही निकल जाते हैं जो परेशानी का कारण बन जाते हैं। फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि क्या दोस्त या परिवार सक्षम है इस बात को समझने के लिए, पकड़ने के लिए या कहने के लिए कि हाँ हाँ तुम्हारी परेशानी जायज़ है और इसे इलाज से ठीक किया जा सकता है? इसमें दोनों बातें हैं। अगर निर्भर ये करता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना संवेदनशील है, कितना सूचित है, कितना इन्फॉर्म्ड है। अगर वो संवेदनशील है और सूचित है तो तुरंत समझ लेगा। हम ये महसूस करते हैं कई बार कि बहुत सारे लोग सिर्फ इतनी सी बात पे पड़ोसी के लेके चले आते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो पिछले 2-4 दिनों से बहुत घबरा रहा है और 10 बार के बदले में 20 बार 100 बार हाथ धोने लग गया है, इसको लगता है कुछ हो गया है। तो ऐसा तो होता है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं और वो अपना ज्ञान बघाड़ने लग जाते हैं। वो कहते हैं कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर के बैठ कर कोई योगासन कर लो, प्राणायाम कर लो। तो ऐसे कुछ वो चीजें कह के टालने की कोशिश करते हैं।
आवश्यकता इस बात की है कि हम समाज को अच्छे से हम ये सूचना फैलाएं, जितने कोविड का प्रचार कर रहे हैं उसी तरह से एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में बातें करें, क्योंकि हमने एंजाइटी की बात तो कर दी, जी डिप्रेशन की बात नहीं की। डिप्रेशन के बारे में 2-3 बातें महत्वपूर्ण है जो कोई भी समझ सकता है, बहुत सिंपल है। एक तो ये कि कोई व्यक्ति अगर कहे कि मेरा मन पिछले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते से 2 हफ्ते से अगर मन उदास है, तो आप उससे पूछिए कि क्या तुमको ऐसा लगता है कि तुम जिन चीजों को एंजॉय करते थे अब उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो? प्लेजरेबल एक्टिविटीज में तुम्हारा इंटरेस्ट कम हो गया है, तुम टीवी नहीं एंजॉय कर पा रहे हो, तुम सिनेमा एंजॉय नहीं कर रहे हो, गाना एंजॉय नहीं कर रहे हो, दोस्तों से बात करना, नॉवेल पढ़ना, या अगर तुम्हारा प्रेम है तो प्रेम के संबंधों में तुम्हें लगता है कि अरुचि पैदा हो गई है, सब बेकार है, सब बेकार है। तो अगर ये 2 बात लगी तो सिर्फ ये 2 बात ही काफी है कि आप उस व्यक्ति का हाथ पकड़िए और उस व्यक्ति को लेकर मनोचिकित्सक से अवश्य मिलिए। तो ये हमने कुछ काम किया इस बीच में, फेसबुक पे हमने लगातार डाला, एक सेल्फ रिपोर्टिंग क्वेश्चनर डाला और मैंने कहा कि मुझे आप इन्फॉर्म कर सकते हैं मैसेंजर में अगर प्रॉब्लम हो। मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे देश से कम 300 लोगों ने मुझसे संपर्क किया उस माध्यम से। अलग अलग तबके हैं। कोई बहुत ही पढ़ा लिखा है, पैसे वाला है, वो ना भी समझ पाए तो उसके आसपास के लोग समझ सकते हैं। लेकिन जो गरीब है, जो मज़दूर है, जो इसकी रोज़ की कमाई बंद हो गई है, किसान हैं, वो इन लक्षणों को नहीं समझ पाते हैं और एक दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। ये तो है, ये तो बड़ी त्रासदी है रवीश जी, बहुत बड़ी त्रासदी है ये कि लेकिन मैं जिस शहर में काम करता हूँ और क्योंकि मनोचिकित्सक मैं सहज ही उपलब्ध हूँ लोगों के लिए, तो मेरा जो अनुभव है ये कि अगर 2 तरह के लोग तो जरूर चले आते हैं, तो तब बहुत सारे जो माइग्रेंट्स कह सकते हैं या जो घर लौट के या घर वापसी करके आ गए मजदूर, उनके समूह से भी नौकरी छूटने का, अगर आज ही मैंने ऐसे 3 मरीज देखे हैं जिनकी नौकरी छूटी और नौकरी छूटने के बाद वो घर आए, अब उन्हें लग रहा है कि दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी। इस डर से वो रोना, चिल्लाना, घबराना, बहुत ही एजिटेटेड डिप्रेशन कहते हैं हम लोग उसको, वह ऐसा अवसाद जिसमें थोड़ा उत्तेजना का भाव भी हो और चिंता का भाव भी हो। तो ऐसे इस तरह वाले 3 मरीज तो मैंने आज ही देखे हैं जिनको घर के लोग पकड़ के लेके आए मेरे पास कि इस तरह से कर रहा है। तो लोग अगर कुछ प्रकट लक्षण अगर बहुत ज्यादा प्रकट होने लग जाते हैं तब तो लोग कुछ कर लेते हैं, लेकिन अगर वो कहीं शांत हो गया, चुप्पा हो गया, या अगर वो नशे का शिकार हो गया, जैसे गांजा पीने लग गया, शराब पीने लग गया, तो लोगों की रुचि कम हो जाती है कि एक तो नौकरी चलेगी, ऊपर से शराब गांजा पीना, और तब उसके साथ कुछ हो सकता है हादसा, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। जी, और ये भी बताइए कि इन सब लक्षणों को देख के अगर कोई ले आए तो क्या जो आप दवा देते हैं या तरीका बताते हैं उससे वो शांत हो जाता है, फिर नौकरी जाने के बाद भी उसका बेहतर मुकाबला कर पाता है? देखिए रवीश जी, ऐसा है कि हम लोग सामाजिक प्राणी तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम लोग एक भावनात्मक सत्ता भी है भीतर में, वो भी सही है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये है कि हम लोग एक शरीर हैं, और शरीर होने का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर तंत्रिका तंत्र है और उसके अंदर रासायनिक पदार्थ हैं। यानी हर्ष हो या विषाद, अवसाद हो या साइकोसिस, उन्माद, जो भी हो, वो सब हमारे मस्तिष्क के भीतर रासायनिक तत्वों के माध्यम से ही व्यक्त होते हैं। हमें वो खुश भी करते हैं, हमें रुलाते हैं, हंसाते हैं, सब। तो केमिकल इंटरवेंशन 1980 के दशक के बाद जब हमने रिसेप्टर्स के बारे में, न्यूरो रिसेप्टर्स के बारे में काफी ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो उसके बाद से ये बात समझ में आने लगी है कि अगर हम केमिकल मॉड्यूलेशन करते हैं, अगर हम इंटरवीन करते हैं तो इफेक्ट आता है। ये कोई दावे की बात नहीं है, शोध है कि 2 सप्ताह में अवसाद रोधी दवाओं का, एंटी डिप्रेशन दवाओं का प्रभाव पड़ने लग जाता है, और 2 सप्ताह के बाद अगले 2 से 4 सप्ताह में अवसाद के लक्षण काफी कम हो जाते हैं। तो ये तो है कि अगर डिप्रेशन या एंजाइटी तो 24 घंटे में कम होती है, डिप्रेशन 2 सप्ताह में कम होने लग जाता है, और साइकोसिस
भी हफ्ता भर में शांत रिकवरी शुरू हो जाती है। आगे के समय में अगले मतलब 1.5 से 2 महीने के अंदर उसकी रिकवरी भी शुरू हो जाती है। कुछ केसेस रिफ्रैक्टरी होते हैं, उनकी बात और है, लेकिन परिस्थिति जन्य जो समस्याएं हैं वो निश्चित रूप से उसमें लाभ होता है। लाभ क्या मतलब, आप काम पे चलिए, अपने आप को साफ सुथरा करिए, मन की गंदगी साफ करिए, कचरा साफ कीजिए, नहाइए धोइए, मन को अच्छे कपड़े पहनाइए और निकल जाइए काम पे। हम तो यही बोलते हैं। जी, ये पूछने का मकसद डॉक्टर विनय इसलिए भी था कि बहुत सारे लोगों को आपके जवाब के ज़रिए ये यकीन भी हो कि हाँ ये ठीक होने वाली चीज़ है और इसे लेकर उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समय पर नोटिस करने की ज़रूरत है। आपने बताया कि इंडियन साइकेट्रिक जो सोसाइटी है उसकी वेबसाइट है, वहाँ से लोग पता कर सकते हैं कि अगर वो अपने दोस्तों को ना बताना चाहें, घर में ना बताना चाहें, तो वहाँ से पता करके अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की बातें हों। और कुछ और चेतावनियाँ आखिरी सवाल के तौर पे अपने दर्शकों को आप देना चाहें तो, कि वो कैसे सतर्क रहें अपने आसपास के। कई बार ऐसा लगता है कि परिवार में किसी की नौकरी चली गई है, दूसरा अभी कर रहा है लेकिन उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया, तो इससे भी एक अंतर क्रिएट हो जाता है। तो किस तरह का आचार व्यवहार होना चाहिए एक ऐसे वक्त में जहां सब कोई असुरक्षित महसूस कर रहा हो, तो जिससे कोई किसी के पास है उससे कोई दूसरा परिवार में ही प्रभावित ना हो जाए और कमतर ना समझने लगे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपको ये सोचने की जरूरत है कि एक वाक्य में अगर कहें तो, कि किसी व्यक्ति के व्यवहार में धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन या अचानक होने वाला परिवर्तन, अगर कोई परिवर्तन दिखता है व्यवहार में तो आपको सतर्क होने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, मनुष्य की कुछ जैविक क्रियाएं हैं, जैसे नींद, भूख, सेक्स, जैसे लोगों के साथ बातचीत करना, संवाद, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप रोज करते हैं और लगता है कि कुछ परिवर्तन आना शुरू हो गया, गड़बड़ी शुरू हो गई, तो परिवार के लोगों को सतर्क होने की जरूरत है और उसका हाथ पकड़ के पूछने की जरूरत है कैसा महसूस करते हो। उसको ताना मारने की जरूरत नहीं कि नौकरी छूट गई है तो रो रहे हो, नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विनय हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो कितनी सरल बातें हैं, कितना आसान है, थोड़े दिनों की बात है, इतना भी ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बेचैनियाँ स्वाभाविक हैं, होती रहेंगी, लेकिन एक हद से ज़्यादा बढ़ जाएं तो वो ठीक किया जा सकता है। अब वापस हंसते खेलते हुए अपने यार दोस्तों के बीच बैठ सकते हैं। अकेले भी रहना चाहते हैं तो अकेले भी रह सकते हैं, लेकिन एक बार आप ठीक होने का खुद को मौका दीजिए और इससे निकलने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विनय